मौलाना साहब आपसे बात शुरू करूंगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि फतवों का सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और फतवे की ज़रूरत नहीं कोई, ये वो उन्होंने इस ढंग से कहने की कोशिश की कि हमने गिन के रखा है 200 से ज़्यादा आयतें कुरान में ऐसी हैं जो इस बात की ओर वो करती हैं, इस बात का ऐलान कि जिसने ये दुनिया बनाई उसके अलावा दूसरा कोई सही गलत का फैसला कैसे कर सकता है। रजवी साहब। जी बिल्कुल, आरिफ मोहम्मद खान साहब एक बड़े मकाम पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं जी। और मैं उनकी बेपनाह इज़्ज़त करता हूं और वो हिंदुस्तान के मशहूर सियासी कायदीन में उनका शुमार होता है और इस्लामियात पर भी उनका गहरा मुताला है, कुरान और हदीस पर भी उनका गहरा मुताला है और इसके साथ साथ में हिंदुस्तान की राजनीति, चाहे वो पीछे 30-40 साल की रही हो या मौजूदा सूरत हाल हो, इन तमाम चीज़ों पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। उनकी कुछ चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है, मगर बाकी तमाम चीज़ों से मैं उनके इत्तफाक करता हूँ और उनकी कद्र करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। जी। अब बात रही फतवे की। फतवा दरअसल, फतवा समझने की कोशिश करें, फतवा दरअसल सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से जो मसाइल बताए जाते हैं, पूछा जाता है किसी भी मजहबी मामले के लिए, तो उस सिलसिले में दिए गए हुक्म को, शरई हुक्म को फतवा कहा जाता है। और अहद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक जितने भी उलमा हैं फतवा देते रहे हैं, वो इसी नहज पर, इसी तरीके पर फतवा देते रहे और कुरान और हदीस की ही रोशनी में अपनी बातें कहते थे, हुक्म बयान करते थे, उसी को फतवा कहा गया। रजवी साहब, साहब जिस फतवे का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो सियासी फतवे का जिक्र कर रहे हैं कि सियासी हालात में जो सियासी मौके पर सियासी लक्ष्य हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी शख्सियत ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फतवा दिलवाया या फतवा प्रचारित किया, तशहीर की, उस फतवे की वो जिक्र कर रहे हैं। रजवी साहब ठीक है, दोबारा में आएंगे आपके पास, दोबारा में आएंगे। अभी इतना ही पर्याप्त है। एक बात मैं रजवी साहब से पूछना चाहता, लेकिन जब वो दानिश जी से पूछूंगा, दुनिया के जिन हिस्सों में इस्लाम को मानने वाले आपस में लंबे अरसे से, सालों साल, दशकों से हिंसा में लिप्त हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं, अराजकता की स्थिति बनाई हुई है, वहाँ सब लोग मिलके एक बाबुलंद फतवा क्यों नहीं जारी किए कि भाई ये सब झंझट बंद करो, ये रास्ता ठीक नहीं। कुरैशी साहब, नहीं, कम से कम भी सूडान में शांति हो, ईरान में शांति हो, अफगानिस्तान में शांति, पाकिस्तान में शांति, वहां भी जहां देखो वहां बवाल है, वहां तो दूसरे धर्म से क्लेश नहीं। तो अगर फतवा प्रभावी इंस्ट्रूमेंट है इस्लाम में, अगर, तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले यहां होना चाहिए था। दानिश कुरैशी जी। देखिए, आप सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि फतवे को, मैं तो बहुत ज्यादा रिलीजियस नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन बेसिक जो थोड़ी सी चीजें मुझे समझ में आती है वो ये है कि जैसा कि मौलाना साहब अभी कह रहे थे कि एक तो फतवा वो है कि रिलीजियस नुक्ते नजर से कोई भी आप मसले को अगर पूछते हैं कि भाई इसका रिलीजियस नजरिया क्या होना चाहिए, उसके लिए जो राय बनती है उसी को फतवा कहते हैं, जैसा मौलाना साहब ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा सियासी फतवा। तो देखिए, सियासत के लिए फतवा देने का तो स्कोप ही नहीं है, वो तो बात ही आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। रह गई बात, आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसा कहा कि भाई यहाँ वहां ईरान सूडान न जाने कहा काम देगी। दिक्कत क्या है कि सियासत तो करते हैं आरिफ मोहम्मद खान और फिर हम चले जाते हैं बाहर, सूडान, ईरान, चीन, जापान, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। सबसे पहले तो दो चीजें समझ लेने की जरूरत है। जो इक्वालिटी आपने स्टैब्लिश करने की कोशिश की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आरिफ मोहम्मद खान के बीच का मैं फर्क बता दूं। आरिफ मोहम्मद खान सिलेक्टेड हैं और वो गवर्नर के पद पे हैं, ठीक है, सियासत का पद उनका बड़ा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अवाम के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन चीजों को मॉरलिटी के तौर पे, पद की गरिमा की बात नहीं कर रहा हूं, पद की गरिमा आरिफ मोहम्मद खान साहब की बड़ी होगी, कोई सवाल नहीं है, और इसी तरह से वो चलते रहे जिस तरह से वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो राष्ट्रपति का रास्ता भी उनका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे कोई रिलीजियस प्रॉब्लम है, मौलाना जी ठीक, दानिश कुरैशी साहब, अगर उनके पास जाऊंगा, जी। सुनिए, मैं उनके पास जाऊंगा तो बट ऑब्वियस है कि वो मुझे रिलीजियस व्यू से जो है मुझे मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे कि भाई आपका रिलीजियस व्यू से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिसको शरई हुक्म उन्होंने कहा। ठीक है, ठीक अब बताइए दानिश कुरैशी, मुझे, दोबारा में आएंगे, दोबारा आ जाएगा, दोबारा। 10 सेकंड, अरे भाई बोलो जी। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये तो हो गया रिलीजियस ग्राउंड। हमारा मुल्क है ये सेक्युलर डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। जैसा कि हम कहें कि यहाँ अगर कोई इस्लामिक हुकूमत नहीं है, लेकिन जैसा हमारी कोर्ट जजमेंट दे रही है कि भाई क्या उसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई इसमें फैसला समझ, बेशक वो अच्छे बुरे को समझ के जो फैसला देंगे कानूनन तौर पर, जिस तरह आइन ने जो दिया है वो हमें कबूल करना पड़ेगा, वैसे ही उसको आपको रिलीजियस ग्राउंड पे जो भी ग्राउंड बनता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक 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 ठीक। मैं माँ यति निचेतनानंद आपके पास आऊंगा, फिर भाजपा और कांग्रेस के पास। बड़ी विचित्रताएं हैं इस देश में। एक सवाल उठता है, किसी ने मुझसे एक बार पूछा था एक सेमिनार में, उसने कहा साहब हिंदू और मुसलमान छोड़िए, आप मुझे बताइए जिस मुंसिफ की 4 पत्नियां हैं वो दूसरी पत्नी रखने के आरोप में हिंदू को जेल भेज देता है। बोले ये तो फिर भारत में हो सकता और तो कहीं नहीं हो सकता, और संविधान कहता है आप सेकुलर हैं, सब समान है, कहीं कोई झंझट नहीं, ना ऊंचा ना नीचा, सब एक कानून की नजर में एक है। वो उसने एक बच्चा था यूनिवर्सिटी का, उसने मुझसे पूछा सेमिनार में, उसने कहा कि कानून कहाँ है और इक्वलिटी कहाँ है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहाँ है। मैं भी चिंतन में पड़ गया। मैंने हाँ बात तो भाई ठीक कह रहे हो, मैंने हम अपने से ज्यादा समझदार लोगों से पूछ के आएंगे तब बताएंगे। पार्लियामेंट तो कहती, एक बात नहीं समझ में आई मेरे, इतिहास बताता है कि वैशाली का गणराज्य बुद्ध से पहले यानी 2600 साल से पहले की स्थिति, वहां पार्लियामेंट जैसा सिस्टम दुनिया ने कहा कि लोकतंत्र का आदि स्वरूप वहां से आया दुनिया के पास, यानी उसका जो बर्थ प्लेस है लोकतंत्र का, जनतंत्र का, वो भारत है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में जब 1200-1300-1400 साल पहले जब भी इस्लाम आया तो वो जमहूरियत लाया। यतिमा चेतनानंद जी, तब तो फिर मामला इतिहास और ओवैसी के बीच में संघर्ष का हो जाएगा। नहीं देखिए अमिताभ जी, ओवैसी जी अब एक लाइन पकड़ के चल रहे हैं और वो अपने जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक संदेश लगातार देते चले जा रहे हैं। ओवैसी जी को पता नहीं है कि 57, या वो बताना नहीं चाहते अपने लोगों को कि 57 देशों में क्या हाल है मुसलमानों का। वो आपस में एक बिरादरी दूसरी बिरादरी का गला काट रही है जैसा आप कह रहे थे। और लोकतंत्र की जहां तक बात है, उससे पहले 800 साल हम गुलामी में थे, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ 200 साल हम लोग गुलामी में थे, उसके बाद संघर्ष करके हमने इस लोकतंत्र को दोबारा से हासिल किया। इससे पहले भी भारत में लोग इस 1000 वर्ष के कालखंड को छोड़कर लगातार भारत लोकतंत्र की व्यवस्था को मानता रहा। और लेकिन ओवैसी जी की अपनी राजनीति है, उनकी मजबूरियां हैं अपने लोगों को ये बताना कि सब कुछ यहाँ इस्लाम ने स्थापित किया है, जबकि इस्लाम जहाँ इस्लामिक राज्य है वहाँ एक भी जगह, एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ वो उदाहरण देकर ये बता सके अपने लोगों को या भारत की जनता को, भारत के 125 करोड़ लोगों को ये बता सकें कि एक भी देश का उदाहरण दें और ये बताएं, समझाएं कि किस देश में शरिया का कानून नहीं चलता, किस देश में लोकतंत्र है। 57 देशों में से एक भी देश का अगर उदाहरण दे सके तो ये उनकी बात सत्य साबित होगी, लेकिन वो एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। और रही फतवों की बात, तो ये उनका मुझे लगता है कि ये रिलीजियस मैटर है और इससे मैं भी सहमत हूँ कि वो फतवे जो आते हैं वो अपनी औरतों को पाबंद करने के लिए लाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी औरतें मुक्त ना हो सके, क्योंकि ज्यादातर फतवे आप अमिताभ जी देखेंगे वो फतवे सारे के सारे फतवे कहीं ना कहीं महिलाओं पर आधारित फतवे हैं। महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहने, महिलाएं बिना बुर्के के ना निकले, महिलाएं मस्जिदों में ना जाएं, महिलाओं को फोटो खिंचाना नहीं चाहिए, महिलाएं मोबाइल ना रखें और पुरुष ऐसा मोबाइल रखें जिसमें बिल्कुल टनाटन फोटो आए,
हाँ। अभिनय नहीं करना चाहिए। तो ये सारे फतवे वो अपनी महिलाओं को कैद करने के लिए ला रहे हैं, लाते रहे हैं। जितने भी आप फतवे, मैंने तो एक फतवा ऐसा भी देखा जिसमें एक ससुर ने अपनी बहू से बलात् संबंध स्थापित किया, और इसको नेट पे सर्च किया जा सकता है, बलात् संबंध स्थापित किया, और उस बलात् संबंध को स्थापित करने के बाद दारुल उलूम देवबंद या बरेली से, कहीं मुझे इतना याद नहीं, एक फतवा आया कि आज से ये जो बहू है ये उस ससुर की पत्नी हो गई। तो मुझे नहीं लगता ये कैसा सभ्य समाज है जो पुत्र के साथ जाता आई वो ससुर की पत्नी डिक्लेयर हो गई, और ससुर के लिए वो माँ, उस व्यक्ति के लिए जो जिसकी वो ब्याता थी उसकी माँ बना दी गई। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सी सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता यदि मैं आएंगे दोबारा मैं आपके पास। व्याख्या एक एक सीरियल आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसी टाइप का मामला है। अब उसमें कहाँ तक जाएंगे, मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा।